हेलो एंड वेलकम टू बीपीएससी बेसिक्स। ये ट्वीट तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा और पुराना एक अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने वीडियो डाला था इसी के रिगार्डिंग कि जो पैटर्न चेंज हुआ है 69th प्रीलिम्स के लिए 4 ऑप्शंस और 1/3 नेगेटिव। नेगेटिव को भी 1/4 से 1/3 कर दिया गया है, यानी कि अगर आपके 3 सवाल गलत होते हैं तो वो आप समझिए कि आपका एक सही सवाल को खा जाएगा, लिटरली खा जाएगा, है ना। और ऑप्शंस 4 हैं, तो ये जो ई ऑप्शन का झमेला था वो ख़त्म हो गया है। तो चलिए हम लोग इसको थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं कि इसका क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है और इसके अकॉर्डिंगली हमें थोड़ा स्ट्रेटजी में इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। तो ये देखिए अतुल सर का पुराना ट्वीट था जिसमें इन्होंने बताया कि बीपीएससी एग्जाम्स आर मेंट फॉर पब्लिक सर्विसेज, है ना, पब्लिक सर्विस एस्पिरेंट्स, बट देयर आर वेरी फ्यू सच एस्पिरेंट्स। ऐसा इन्होंने क्यों कहा था कि वेरी फ्यू, बहुत कम ऐसे लोग हैं। देखिए पब्लिक सर्वेंट बनने के लिए ना एक एक पर्टिकुलर सेट ऑफ एटीट्यूड एप्टीट्यूड चाहिए होता है, ठीक है। जैसे आप बस इमेजिन करके देख लो, थोड़ा सा मैं 1 मिनट में एक्सप्लेन कर देता हूँ कि अगर आप देखिए जैसे आप किसी ज़िले के एसपी हैं, ठीक है, या आप डीएम हैं या आप एसडीएम हैं, आप किसी भी प्रशासनिक पद पे हैं, ठीक है। तो आपका हम लोग हर किसी का वास्ता होता है, कभी ना कभी तो ब्लॉक में गए हैं, थाना में गए हैं या कहीं ना कहीं सरकारी ऑफिस में गए। सबसे पहला जो हमें दिखता है ना कि वहाँ पर रिसोर्स बहुत कम होता है, बहुत कम रिसोर्सेस में काम चल रहा होता है, स्टाफ कम होता है, ठीक है, और फंड कम होता है, ठीक है, काम बहुत ज़्यादा होता है, टास्क जो है ना वो बहुत ह्यूज होता है, बहुत लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन को बहुत कम नंबर ऑफ ऑफिसर्स और स्टाफ जो है वो मैनेज करते हैं, ठीक है। आप सीनियर पोस्ट पे रहेंगे, आप की पोजीशंस पे रहेंगे, आप एसडीएम होंगे, आप डीएसपी होंगे, बट आपके नीचे जो लोग होंगे वो बहुत बार डीमोटिवेटेड होते हैं, अलग अलग रीज़न से। उनका सैलरी को लेके है, छुट्टी को लेके है, काम नहीं होता है, ऊपर से सुपीरियर का दबाव है, बहुत तरह की चीज़ें हैं जिस वजह से वो डीमोटिवेटेड होते हैं। तो आपका काम होता है कि उनको एक टीम की तरह लेके चलना है, उनको हमेशा मोटिवेट करना है, ठीक है। आपको कम रिसोर्सेज में काम करना है, आपको बहुत लेस रिसोर्स में आपको हाई इफिशियंसी के साथ बढ़िया आउटपुट देना है, समझे। तो ये सब चीज़ें हैं। तो ये एटीट्यूड जो है ना वो इस एटीट्यूड को चेक करने के लिए ही ये प्रीलिम्स हो, चाहे मेंस हो, चाहे इंटरव्यू हो, ठीक है, ये तीनों स्टेज पे इस चीज़ को चेक किया जाता है। बट बीपीएससी के साथ क्या था कि जब आप नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो माइंडसेट अलग होता है पेपर अटेम्प्ट करने का, यानी कि जो एस्पिरेंट है, जो सेलेक्ट हो रहा है, उसका माइंडसेट अलग होगा, ठीक है। लेकिन जब नेगेटिव मार्किंग आ गई तो अब जब पेपर अटेम्प्ट करेंगे तो वो एक डिफरेंट माइंडसेट के साथ अटेम्प्ट करेंगे। तो अब जो एस्पिरेंट सेलेक्ट होके आएंगे उनका माइंडसेट अलग होगा। तो यही चीज़ है कि जो नेगेटिव को इम्प्लीमेंट किया गया है पेपर में, और ये जो चेंज किया गया है एक तरह से माइंडसेट को चेंज करने के लिए और फिल्टर करना है कि एकदम पॉजिटिव एटीट्यूड, इफ़िशियंट जो हो, जो बहुत अच्छे से काम कर सके, कम रिसोर्स में काम कर सके, ऐसे लोगों को इस एग्ज़ाम के माध्यम से फिल्टर आउट करना है, ठीक है। तो इस मामले में तो बीपीएससी जो है वो अपने आप को यूपीएससी के पैरेलल लाके खड़ी कर देती है, ठीक है। भले हमारा सिलेबस थोड़ा कम हो, है ना, हो सकता है कि डेप्थ ऑफ क्वेश्चन जो है वो थोड़ा रिलेटिवली कम हो, बट इस मामले में जो है बीपीएससी वो यूपीएससी के पैरेलल आके खड़ी हो जाती है, ठीक है। अब हो सकता है कि 69th में जो क्वेश्चंस आएंगे वो क्वेश्चंस के लेवल भी कहीं ना कहीं यूपीएससी के पैटर्न पे हो, या थोड़ा सा जो पुराना जो तरीका था पूछने का उससे 1-2 लेवल डेप्थ में जाके सवालों को पूछा जाए। तो अगर डेप्थ में कैसे चीज़ों को समझना है उसके लिए आप पीवाईक्यू को एनालाइज कीजिए, और इस चैनल पे और भी बहुत सारे वीडियोस जैसे कि हिस्ट्री और एंशिएंट हिस्ट्री और मिडिवल हिस्ट्री का वीडियो डाला गया है, तो उसको आप जाके देखें कि कैसे एक सवाल के इर्द गिर्द बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं और उसको हमें तैयार करना चाहिए, ठीक है। तो चलिए ये 2 चेंज है, एक तो 1/3 नेगेटिव है और 4 ऑप्शन आया है, तो इसके क्या मायने हैं, इसका मीनिंग क्या है, ठीक है। इम्पैक्ट क्या होगा 1/3 नेगेटिव का। देखिए आपको स्मार्ट होना होगा, किस चीज़ में, आपको क्वेश्चन को चूज करने में स्मार्ट होना होगा, और इससे ज़्यादा स्मार्ट होगा क्वेश्चन को छोड़ने में, ठीक है। हमारे पास 150 क्वेश्चन है, 150 क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब जब आपके पास नेगेटिव है, मतलब अब तुक्केबाजी वाला काम नहीं चलेगा कि आपको 120 क्वेश्चन आता था या आपको 100 ही क्वेश्चन आ रहे थे, ठीक है, बाकी 50 को बस आपने
भगवान का नाम लिया, ऊपर वाले का नाम लिया, ABC AABBCCDD रंग दिया, और इसमें से कोई 10 कोई 15 कोई 20 आपका सही हो गया और आप क्वालिफाई कर गए। ये अब बीपीएससी में नहीं होने वाला है, ठीक है। यू हैव टू बी स्मार्ट, आपको स्मार्ट बनना पड़ेगा, अपने आप को स्मार्टनेस वाले सांचे में ढालना पड़ेगा। क्वेश्चन को चूज कैसे करना है, क्वेश्चन को लीव कैसे करना है, ये देखिए पाब्लो पिकासो जो बहुत महान एक पेंटर हुए, उनका एक कोट है कि आर्ट इज द एलिमिनेशन ऑफ द अननेसेसरी। अननेसेसरी जो है उसको एलिमिनेट करना एक कला है, यही है कला कि अननेसेसरी को आप एलिमिनेट कर दें। तो आपको जो 150 सवाल दिए जाएंगे उसमें आपको 15 से 20 अननेसेसरी सवाल दिए जाएंगे। ये 15 से 20 अननेसेसरी सवाल को एलिमिनेट करने का आर्ट हमें सीखना है, ठीक है। और ये कैसे सीखेंगे, ये आएगा प्रैक्टिस से, पीवाईक्यू के एनालिसिस से और इन डेप्थ पढ़ाई से, ढंग के रिवीजन से, ठीक है। चूज कैसे करना है क्वेश्चंस को, तो हड़बड़ी में चूज नहीं करना है। देखिए हड़बड़ाहट में अगर आप क्वेश्चन को चूज करेंगे, आप ऑप्शन टिक कर देंगे बी, तो वो गलत हो जाएगा। तो ये भी हमें प्रैक्टिस में ही सीखना है कि क्वेश्चंस को चूज कैसे करना है, ठीक है। तो ये अभी हम आगे देखेंगे कैसे मल्टीपल राउंड्स में अपने सिलेक्शन को चूज करने को हम ठीक कर सकते हैं, स्ट्रेंथन कर सकते हैं, ठीक है। लुक फॉर योर चॉइस, पिक द बेस्ट वन, देन गो विथ इट, ठीक है। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, आप अपने चॉइसेस को देखिए, जो बेस्ट है, जो आप बेस्ट जानते हैं, जो आपने रिवाइज किया है, जो आपने पढ़ा है, जो भी आपका नोट्स था, मटेरियल था, जो भी आपने किया है, जो भी आपने टेस्ट प्रैक्टिस किया है, उसके हिसाब से जो आपका विजडम डेवलप हुआ है, तो उसी के हिसाब से आप चॉइस करेंगे और जो बेस्ट चॉइस है उसको चूज करेंगे और उसके साथ जाएंगे। बार बार कंफ्यूज नहीं रहेंगे और एक क्वेश्चन पे अननेसेसरी बहुत टाइम नहीं बर्बाद करेंगे। तो यू हैव टू बी स्मार्ट फॉर व्हाट, चूजिंग द क्वेश्चन एंड लूजिंग द क्वेश्चन, लिविंग द क्वेश्चन, एलिमिनेटिंग द क्वेश्चन। चलिए आगे देखते हैं। यू हैव टू बी फास्ट, आपको फास्ट होना पड़ेगा। देखिए अब 150 क्वेश्चन है, ठीक है, 150 क्वेश्चन और 120 मिनट्स, इसमें 5 मिनट तो आप हटा लीजिए, जो OMR भरना और ये वो जो अटेंडेंस शीट पे साइन करना है, तो 5 से 10 मिनट आप तो मान के चलिए कि आपका 8 से 10 मिनट जाएगा। तो आपके पास इफेक्टिवली 110 मिनट है। 110 मिनट में आपको 150 क्वेश्चन करने हैं। अगर पुराने पैटर्न 150 क्वेश्चन वाले ही सवाल आते हैं तो अब क्या पता, हो सकता है एग्जाम में 100 क्वेश्चन कर दिया जाए, लेकिन अभी फिलहाल के लिए 150 क्वेश्चन है, तो 150 क्वेश्चन आपको करने हैं 110 मिनट में, ठीक है। तो पर मिनट का आप हिसाब किताब लगा लीजिए कि आपके पास एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट से भी कम समय है। तो बिना फास्ट हुए आप ये टास्क पूरा नहीं कर सकते हैं। एक कि 150 क्वेश्चंस में तो 15 से 20 आपको एलिमिनेट करने हैं। जो 15-20 एलिमिनेट होंगे तो आपके पास मोटा मोटी 130 सवाल होंगे जिसपे कि आपको जूझना है, और 130 सवाल को भी अगर 110 मिनट में करना है तो आपको बहुत फास्ट होना पड़ेगा। और ये फास्टनेस कहाँ से आएगा, ये आएगा प्रैक्टिस से, ठीक है। तो फास्ट कैसे बन सकते हैं, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, वो हम करेंगे ही, अगले 1 महीने प्रैक्टिस चलते रहेगा। कहीं पे स्टक नहीं होना है, कहीं पे अटकना नहीं है, ठीक है। जैसे कोई सवाल देख लिया, ठीक है, मान लीजिए गांधी जी से रिलेटेड कोई सवाल है या राजेंद्र प्रसाद से रिलेटेड कोई सवाल है, कोई बुक का नाम दिया हुआ है, अब याद नहीं आ रहा है, कहीं पढ़ा नहीं है, लेकिन ज़बरदस्ती सोच रहे हैं कि यार इसका कहीं तो देखा था, कहीं तो देखा था। देखिए कहीं पे स्टक नहीं करना है, आगे बढ़ते जाना है। सिविल सर्विसेज में, ब्यूरोक्रेसी में यही नियम है, यही चीज़ है कि आपको स्टक नहीं करना है कहीं पे, फास्ट डिसीजन मेकिंग करना है, आपको फास्ट डिसीजंस लेना है, ठीक है। कि कहीं पे बाढ़ आ गया तो तुरंत अभी काम क्या करना है, कहीं पे दुर्घटना हो गई है, आग लग गया है, तो कैसे हैंडल करना है, तो आप स्टक नहीं कर सकते हैं, आपको बहुत क्विकली डिसीजन बनाना है, क्विक डिसीजन मेकिंग करना है आपको, ठीक है। तो फास्ट होना है और उसी एटीट्यूड को यहाँ पे चेक किया जाता है, ठीक है। ऑप्टिमम लेवल आपको अपना डिसाइड करना है। देखिए 150 क्वेश्चन में से तो 15 से 20 आप पहले ही एलिमिनेट कर दीजिए। ये आप प्रैक्टिस के दौरान सीख जाइएगा कि क्वेश्चन को देखते ही कैसे छोड़ना है कि भाई ये क्वेश्चन मेरे लिए नहीं है, ये मेरा टाइम खाने के लिए आया है, ठीक है। तो आपके पास जो 125 से 130 सवाल बचेंगे, ठीक है, इसमें आपको ऑप्टिमम लेवल अपना ढूंढना है। ऑप्टिमम लेवल का मतलब कि इसमें आपको कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। आप 120 अटेम्प्ट करेंगे, 110 करेंगे, 100 करेंगे या 90 करेंगे, है ना। ये आपका ऑप्टिमम लेवल डिसाइड होगा, ठीक है। 120 सवाल कर रहे हैं, 120 क्वेश्चन आपने किया और 120 में मान लीजिए कि आपका 100 सवाल सही होता है और 20 गलत होता है, ठीक है। तो अगर आप इसके हिसाब से जाइए तो यहाँ पे आपको 100 मार्क्स मिलेंगे और 1/3 अगर निगेटिव कर दिया जाए तो लगभग आपके
6 मार्क्स यहाँ से, 6 से 7 नंबर यहाँ से माइनस हो जाएंगे, ठीक है। तो आपका ओवरऑल बनेगा 93 मार्क्स, ठीक है। अब मान लीजिए 120 क्वेश्चन हम कर रहे हैं और मेरा 95 सही हो रहा है, ठीक है, और 25 गलत हो जा रहा है, तो ये 120 क्वेश्चन जो है वो आपका ऑप्टिमम लेवल नहीं हुआ। फिर आपको देखना पड़ेगा कि भाई हम 95 120 करने के बाद ही मेरा 95 सही हो रहा है, ठीक है। और मान लीजिए एक तीसरा केस है कि आप 110 क्वेश्चन करते हैं और आपका 95 सही होता है और 15 गलत होता है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि 95 110 में भी सही हो रहा है और 95 120 में भी सही हो रहा है, बट यहाँ पे नेगेटिव आपका 25 क्वेश्चंस गलत हो रहा है, यहाँ 15 गलत हो रहा है। तो ये आपको समझना होगा कि आपका ऑप्टिमम लेवल 110 क्वेश्चन के आसपास है कि 110 क्वेश्चन भी करते हैं तो 95 सही होता है, 120 करते हैं तो भी 95 सही होता है। तो इस ऑप्टिमम लेवल को आपको समझना है कि 120 सवाल करना है या फिर 110 सवाल करना है। अगर 120 में भी मेरे 95 सही हो रहे हैं और 110 में भी 95 सही हो रहे हैं, दिस इज माय ऑप्टिमम लेवल, ये हमारा ऑप्टिमम लेवल है, इस पे हमें खेलना है। इसी के आसपास +5 -5 भले हो जाए क्वेश्चन के टफनेस के हिसाब से, पेपर के टफनेस के हिसाब से, बट ये आपका कहीं ना कहीं ऑप्टिमम लेवल रहने वाला है। और ये आपको पता चलेगा कहाँ से? प्रैक्टिस से। विराट कोहली जब प्रैक्टिस करते हैं, अब शानदार कवर ड्राइव जो ये लगाते हैं तो ऐसे थोड़े ना लगाते हैं, ये प्रैक्टिस करते हैं और इन्हें पता है कि इनका ऑप्टिमम लेवल क्या है, कौन से लेंथ की बॉल को, कितने स्पीड की बॉल को वो किस एंगल पे खेलेंगे तो बेहतरीन कवर ड्राइव लगेगा, है ना। और ये पता चलता है प्रैक्टिस से। प्रैक्टिस क्या करेंगे? कोई बढ़िया सा मॉक पेपर, है ना, मार्केट से 2 या 3 कोचिंग का, मिनिमम 2 कोचिंग का अलग अलग मॉक पेपर लगाएंगे ताकि एक डाइवर्सिटी बना रहे। और उस पेपर को लगाने का हमारा मोटो ये नहीं होगा कि हम इसमें इतना मार्क्स लेके आ रहे हैं, मेरा इतना नंबर आ रहा है, अरे मेरा तो 120 नंबर आ गया, मेरा तो 125 आ गया। इस जाल से बाहर निकलिए। मॉक पेपर लगाने का आपका मोटो क्या होना चाहिए? मॉक पेपर लगाने का मोटो है कि क्वेश्चंस को सेलेक्ट कैसे करना है, क्वेश्चन को एलिमिनेट कैसे करना है, ये आपको सीखना है। आपको सीखना है कि एक पेपर अगर टफ है तो कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट करना था, अगर मॉडरेट है तो कितना अटेम्प्ट करना था, और इजी है तब आप कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। ये चीज़ आपको पहले से स्ट्रेटेजाइज करना है और इसी चीज़ को जाके एग्जाम में इम्प्लीमेंट करना है, वहाँ पे जाके चेंज नहीं करना है, ठीक है। अगर इतना आप कर ले गए तो आप विश्वास कीजिए, और इसके साथ आपका रिवीजन बहुत बढ़िया है, आपका मटेरियल जो आप रेफर कर रहे हैं बहुत अच्छा है, तो आप विश्वास कीजिए कि प्रीलिम्स आपके लिए एक हर्डल नहीं बनने वाला है, ठीक है। फास्ट होना है, स्टक नहीं करना है, कीप मूविंग फॉरवर्ड, ठीक है। पहाड़ पे चढ़ रहे हैं तो ऐसा नहीं कि पलट पलट के बार बार पीछे देख रहे हैं कि अरे यार ये यहाँ पे भी देखना था, ये छूट गया, नहीं, आगे बढ़ते रहो बॉस। जो टफनेस आए, गड्ढा है, गड्ढा के बगल से निकलना है, गड्ढा में घुस के या कूद के नहीं निकलना है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं कि ये जो 4 ऑप्शंस है इसका क्या इम्पैक्ट होगा। इसका बहुत हमारे लिए तो पॉजिटिव इम्पैक्ट है कि जो पहले एम्बिग्यूटी था, जो सब्जेक्टिविटी था, वो खत्म हो गया, अब ऑब्जेक्टिविटी आएगा भाई कि 4 ऑप्शन है। ई ऑप्शन के वजह से जो सब्जेक्टिविटी थी, जो कन्फ्यूज़न होता था एग्ज़ाम देने के बाद भी, जो आंसर की जारी किए जाते थे अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के द्वारा, उसमें बहुत वेरिएशन होता था। तो ये ई ऑप्शन का जो एम्बिग्यूटी है, इसका जो सब्जेक्टिविटी है, उसको ख़त्म किया गया है और ये हमारे फेवर में है। ये हमारा टाइम भी बचाएगा। अब जब टाइम बचाएगा तभी तो हम 110 मिनट में 130 सवाल जो करना है, ये अगर टाइम नहीं बचेगा तो कैसे होगा। और ये टाइम हमारा 4 ऑप्शन होने के वजह से बच रहा है, और ये जो टाइम बचेगा इसको इम्प्लीमेंट करेंगे हम पेपर को अटेम्प्ट करने के तरीके में। पेपर को हम एक गो में नहीं अटेम्प्ट करेंगे, पेपर को मल्टीपल राउंड्स में अटेम्प्ट करेंगे। ये मल्टीपल राउंड्स क्या होगा आगे देखते हैं, ठीक है। एक यहाँ पे आपको मैं डिस्क्लेमर दे देना चाहता हूँ कि ये जो स्ट्रेटजी है वो डायरेक्ट जाके एग्ज़ाम में मत लगाइएगा। अगर आप जाके डायरेक्ट एग्ज़ाम में लगाएंगे तो 100% गारंटी है कि ये बैक फायर करेगा आपको, ठीक है। आप इसको नहीं हैंडल कर पाएंगे, ठीक। बचपन से हम लोग एक ऐड सुनते थे घड़ी डिटर्जेंट का कि पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। लाइफ का भी यही फंडा है
किसी भी चीज़ को पहले इस्तेमाल कीजिए, फिर विश्वास कीजिए, पहले उसको इम्प्लीमेंट कीजिए, एग्जीक्यूट कीजिए, देखिए कि उसमें आपको क्या प्रॉब्लम आ रहा है, आपको कहाँ पे हर्डल्स आ रहा है, तब जाके इसको रेक्टिफाई कीजिए, है ना। अब रेक्टिफाई करके और जाके एक कंक्रीट प्लान बनाना है और तब इम्प्लीमेंट करना है। तो पहले इस्तेमाल करें, फिर विश्वास करें। ये डिस्क्लेमर मैंने आपको दे दिया। मल्टीपल राउंड होता क्या है, देखिए कम से कम 2 राउंड में पेपर आपको मिल गया। एक हुआ कि आपने क्वेश्चन नंबर 1 को देखा और क्वेश्चन नंबर 150 तक 1 से आप एकदम सिलसिलेवार ढंग से चलते चले गए, ठीक है। ये तरीका हुआ पेपर अटेम्प्ट करने का। अब इसमें दिक्कत क्या है कि क्वेश्चन नंबर 1 देखा, अब दिमाग पे ये है भाई कि करना ही करना है, दोबारा तो लौट के आएंगे नहीं, तो जो भी सही है गलत है इसको मारना है। क्वेश्चन नंबर 2 जो भी सही है गलत है मारना है। तो ये पहले तो चल जाता था क्योंकि आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं था, बट अब जब नेगेटिव मार्किंग है तो आप उस तरीके से नहीं कर सकते हैं। अब आपको बहुत ऑप्टिमम होना होगा, आपको बहुत स्मार्ट होना होगा। आप जब टिक कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि अगर ये गलत हुआ तो आपको -1/3 मिलेगा। और इस तरह से अगर 3 गलती हमने कर दी तो अगर मेरा एक क्वेश्चन जो सही है, चौथा क्वेश्चन, उसका मार्क्स खत्म हो जाएगा। 1/3 गलत हो गया तो 3 क्वेश्चन जब गलत होंगे तो एक सही सवाल का जवाब ये खत्म कर जाएगा, ठीक है। तो अब हमें मल्टीपल राउंड्स में क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, ठीक है। पहले राउंड में क्या करना है, देखिए टाइम डिवाइड मैंने किया है कि एक राउंड 1 एक राउंड 2। राउंड 1 में क्या करना है कि जो आप कंफर्म है, जिस क्वेश्चन में जो श्योर है वो क्वेश्चन आपको करना है। मान लीजिए 130 क्वेश्चन आपको टोटल करने हैं, 20 क्वेश्चन तो वैसे भी वो टच करने वाले नहीं है, 15 से 20 क्वेश्चन जो है वो हमें उलझाने के लिए दिए जाते हैं। तो जो 130 क्वेश्चन है, 130 क्वेश्चन में मान लीजिए कि 50 क्वेश्चन जो है वो आप एकदम श्योर हैं, या हो सकता है कि 40 क्वेश्चन में आप श्योर हैं। तो जो श्योर हैं, जो फैक्ट बेस्ड है, चंपारण मूवमेंट का सवाल है, गांधी जी से रिलेटेड सवाल है, राजकुमार शुक्ला वाला सवाल है, बाबू कुंवर सिंह वाला सवाल है, या बिहार कब विभाजित हुआ है, या बिहार का मैप रिलेटेड कोई सवाल होगा कि भाई लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, या गंगा कहाँ से फ्लो कर रही है, कहाँ एंटर करती है, कहाँ से एग्जिट करती है। मिनरल्स के बारे में सवाल हो कि कहाँ पे कौन मिनरल मिलता है। पहाड़ के बारे में सवाल हो कि कौन सा जो हिल स्टेशन है वो कहाँ पे है। तो ये सब फैक्ट बेस्ड सवाल है, एकदम श्योरिटी वाले सवाल हैं। या पॉलिटी से कोई सवाल आ जाए जिसमें आपसे आर्टिकल पूछ दे कि बजट कौन से आर्टिकल के तहत आता है, ठीक है। या फिर बोल दे कि मनी बिल जो है वो किसके परमिशन से पास होता है, किसका प्री कंसेंसस लेना जरूरी होता है। तो ये इस तरह के सवाल आए यानी कि वो श्योर वाले सवाल हैं, वो आपको मालूम है, ठीक है। उसमें आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, गो विद दैट। उसको राउंड 1 में करना है। 1 घंटे के अंदर ऐसे 40 से 50 सवाल, इजी पेपर हो सकता है 60 सवाल हो जाए, ठीक है। बट वही क्वेश्चन करने हैं जो हम कंफर्म हैं, ठीक है। अब जब हम सवाल को पढ़ेंगे, सवाल पढ़ने के बाद, जस्ट अ सेकेंड, सवाल को पढ़ने के बाद जब हम ऑप्शंस को देखते हैं, ठीक है, तो या तो श्योर है तो टिक करेंगे, नहीं श्योर है तो हम ये 4 ऑप्शंस में से हमें पता चल जाएगा कि यार ये ऑप्शन तो गलत है, ये नहीं होगा, और ये ऑप्शन भी गलत है, ये नहीं होगा, ठीक है। तो किसी क्वेश्चन में आप 2 ऑप्शन को एलिमिनेट कर पाएंगे और किसी क्वेश्चन में आप 1 ऑप्शन को एलिमिनेट कर पाएंगे। तो आप उसको देन एंड देयर वहीं पे काट दीजिए, क्रॉस कर दीजिए। क्यों? क्योंकि जब आप दोबारा लौट के आए तो आपको चारों ऑप्शन को न पढ़ना पड़े। जो आपने 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया है उसको न पढ़ना पड़े, जो बाकी 2 ऑप्शन बचा हुआ है उसको पढ़िए फटाक से, और उसमें से डिसाइड करना है कि कौन सा एक सही होगा। अगर आपने 4 ऑप्शन में से 1 ऑप्शन एलिमिनेट किया तो आपके पास 3 बचा है, तो फिर भी आपका टाइम बचेगा, 1 ऑप्शन पढ़ने का जो टाइम है वो बचेगा। अब इन तीनों में दिमाग लगाना है, ठीक है। तो राउंड 1 1 घंटे के आसपास में ख़त्म करना है। कोई 55 मिनट में कर लेगा, कोई 1 घंटे 5 मिनट में करेगा, ठीक है। कंफर्म वाले क्वेश्चंस को करना है, ऑप्शंस को एलिमिनेट करना है, और राउंड 1 में ही आपको पता चल जाएगा कि कौन से 10 से 15 क्वेश्चन हैं जो आपको टच नहीं करने हैं, जो आपको उलझाएंगे, ठीक है। अब आते हैं कि जब 1 घंटा हो गया हमारा, ठीक है, राउंड 1, फटाक से OMR निकालिए। पहले तो OMR भर लीजिए भाई, ठीक है, क्योंकि आखिरी में जब आप 150 क्वेश्चंस के आंसर्स को फिल करेंगे तो उतना टाइम नहीं बचेगा और आप प्रेशर में रहेंगे। और देखिए टाइम लगना ही है, तो मेरे हिसाब से तो है कि भाई राउंड 1 कर लिया आपने, आप अपना OMR अब फिल कर लीजिए। एक राउंड, एक आध 2 घूंट पानी पीजिए। तो आप ये सब पूरा करने में आपको 2 से 3 या 4 मिनट लग सकते हैं, ठीक है। इसके बाद फिर आप राउंड 2 पे आइए एकदम फ्रेश माइंड से, ठीक है। इसमें आधे घंटे से 40 मिनट आपको देना है। 2 ऑप्शन जो आपने एलिमिनेट किया था राउंड 1 में उसको अब देखना है, ठीक है। जो 2 ऑप्शन आपने एलिमिनेट किए थे वो वाले क्वेश्चन पे डायरेक्ट जाना है,
और उसमें से डिसाइड करना है कि कौन सा टिक करना है। ऐसे हो सकते हैं कि मान लीजिए 2 ऑप्शन वाले 30 से 40 सवाल आपने टिक करके रखे हैं, या हो सकता है 50 सवाल टिक करके रखे हैं। इस 50 में से आप हो सकता है 30 सही करेंगे, मतलब 30 को टिक करेंगे, या हो सकता है 40 को टिक करेंगे। इसमें से भी 10 सवाल आपके बच जाएंगे। ऐसा कोई ज़बरदस्ती तुक्का नहीं मारना है कि 50 सवाल के 2 ऑप्शन एलिमिनेट किए हैं तो 50 के 50 सॉल्व करना है, नहीं, बिल्कुल नहीं। 2 ऑप्शन जो आपने सेव करके रखे हैं कि इसमें से कोई एक सही होगा, आप दिमाग लगाइए, अपने बुद्धिमानी को यूज़ कीजिए, इंटरलिंक कीजिए, चीज़ों को याद करने की कोशिश कीजिए और तब जाके आप उसको टिक कीजिए। और इस राउंड के बाद भी जो सवाल आपके पास बच जाते हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग राउंड 3 में जाके करेंगे, ठीक। लेकिन सब एक और बात है कि राउंड 1 जब आप कर रहे होंगे तो आपको ये पता लग जाएगा कि पेपर आपका जो टफ है, इजी है या मॉडरेट है, ठीक है। जब राउंड 1 आप कर रहे होंगे उस समय आपको आइडिया लग जाएगा। अगर पेपर टफ होगा तो आप मान के चलिए कि श्योर शॉट जो है ना, आपको 40 से 50 सवाल आएंगे, या हो सकता है कि उससे कम आए। लेकिन अगर ईजी है, ठीक है, तो हो सकता है कि 70 to 80 आप श्योर शॉट आपको पता है। मॉडरेट होगा तो कहीं इसके बीच में रहेगा आंकड़ा, 50 और 80 या 90 के बीच में कहीं पे लाई करेगा, 70 के आसपास, 60 के आसपास, ठीक है। तो ये एक मोटा मोटी, ये नंबर में बस आइडिया लेने के लिए आपको बता रहा हूँ कि एक रेंज आपको पता चल जाएगा। और ये कैसे पता चलता है, जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि अच्छा ये पेपर मेरे लिए टफ था, ये पेपर इजी था। कैसे पता चल जाएगा? राउंड 1 में जितने सवाल आप करोगे उसके हिसाब से आपको आइडिया लग जाएगा। राउंड 1 में आप जो जितना आपने टिक किया, अगर 30-40 टिक किया है यानी कि भाई पेपर टफ है, तभी तो 30 ही 40 टिक हो रहा है। और कितने क्वेश्चंस का आप 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर पा रहे हैं। अगर बहुत कम का 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर पा रहे हैं तो टफ है। अगर मैक्सिमम क्वेश्चन का 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर पा रहे हैं तो इसका मतलब पेपर मॉडरेट की तरफ है। अब आपको 2 ऑप्शंस में से चूज करना है कि कौन सा सही है, ठीक है। तो ये जो आपको पता चल जाएगा ना कि टफ है कि इजी है कि मॉडरेट है, अपने माइंडसेट को उसी के हिसाब से ढाल लीजिए, क्योंकि पूरा गेम जो है वो माइंडसेट का है। अभी बताया ना आपको कि आप कहीं के एसडीएम हैं और अचानक से दंगा हो जाता है, तो पूरा गेम माइंडसेट का है। आपको तुरंत वहाँ पहुँचना है, क्विक डिसीजन मेकिंग करना है, ठीक है। आपको लॉ एंड ऑर्डर को भी संभालना है, पीस भी मेंटेन करना है, लोगों को आपस में भिड़ने से भी रोकना है, सब चीज़ करना है। ऊपर से भी आपको कॉल आएगा, तो ये सारा गेम जो है ना वो माइंडसेट का है। तभी अतुल प्रसाद जी ने कहा था कि बीपीएससी एग्जाम जो है मेंट फॉर पब्लिक सर्विस एस्पिरेंट्स, बट देयर आर वेरी फ्यू सच एस्पिरेंट्स। और इसलिए एग्जाम के पैटर्न को थोड़ा चेंज किया गया है ताकि इस तरह के कैंडिडेट को फिल्टर किया जा सके। आप किस तरह से चीज़ों को चूज करते हैं, किस तरह से एलिमिनेट करते हैं, सिर्फ ऑप्शंस नहीं, सिर्फ क्वेश्चंस नहीं, लाइफ के ऑप्शंस को, लाइफ के क्वेश्चंस को, आपके सामने जो डिसीजन मेकिंग का अपॉर्चुनिटी आता है उसमें कैसे आप क्या चूज करते हैं, किस फैक्ट पे आप जाते हैं और किस फैक्ट को छोड़ते हैं, कैसे आप चीज़ों को प्रायोरिटाइज करते हैं। कहीं हॉस्पिटल में आग लग गया है तो आप पहले बूढ़ों को निकालेंगे, पहले बच्चों को निकालेंगे, पहले औरतों को निकालेंगे, पहले मरीजों को निकालेंगे या पहले स्टाफ को निकालेंगे। आप चीज़ों को कैसे प्रायोरिटाइज करते हैं, ठीक है। ये दुखद घटना है लेकिन आपको तो मैनेज करना है, तो आप चीज़ों को कैसे प्रायोरिटाइज करते हैं, ये चीज़ें। अब प्रायोरिटाइजेशन का मतलब कि आप डिफरेंट राउंड्स में चीज़ों को अटेम्प्ट कर रहे हैं। लेस रिसोर्स में मोर आउटपुट देना है, कम रिसोर्स पढ़ना है लेकिन मैक्सिमम रिवीजन करना है, और इससे आएगा मैक्सिमम आउटपुट। आप 10 किताब पढ़ लीजिए, एक कहा जाता है कि रीडिंग 10 बुक्स 1 टाइम इज लेस फ्रूटफुल देन रीडिंग 1 बुक 10 टाइम्स, है ना। अगर चांदनी चौक टू चाइना आपने किसी ने मूवी देखा होगा तो उसमें एक जो वो कुंफू मास्टर होता है जो अक्षय कुमार को सिखाता है, वो बोलता है कि खतरा उस एक मूव से नहीं है जो कि एक बार प्रैक्टिस किया गया है। कोई इंसान है, अगर उसको 10,000 मूव पता है बट ये 10,000 मूव जो है ना उसने एक एक बार 2-2 बार प्रैक्टिस किया है, तो इससे खतरा नहीं है। लेकिन कोई दूसरा इंसान वहीं पे है जिसने कोई 5 ही मूव सीखा है, 5 ही तरीके से मारना सीखा है, लेकिन हर मूव को उसने 10,000 बार प्रैक्टिस किया है। खतरा इससे है क्योंकि ये सटीक होगा, एक्यूरेट होगा, इसका एक्यूरेसी बहुत हाई होगा, है ना, तो इसका आउटपुट भी बहुत हाई होगा। तो इसीलिए 10 किताब के पीछे, 10 रिसोर्स के पीछे नहीं भागना है, रिसोर्स को मिनिमाइज करना है, मैक्सिमम रिवीजन करना है और लेस रिसोर्स में मोर आउटपुट देना है, क्विक डिसीजन मेकिंग करना है। पूरा गेम माइंडसेट का है, ठीक है। राउंड 2 में क्या करेंगे, देखिए पूरा क्वेश्चन बनाते समय पेशेंस के साथ बनाना है। टू लूज पेशेंस इज टू लूज बैटल, किसने कहा था? महात्मा गांधी ने। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हुआ, चौरी चौरा का कांड हो गया। महात्मा गांधी जी ने क्या कहा था कि ट्रुथ
और नॉन वायलेंस, ये 2 हथियार होंगे। लेकिन चौरी चौरा में क्या हो गया, वायलेंस हो गया। तो महात्मा गांधी जी ने बोला कि भाई अभी पब्लिक के पास पेशेंस की कमी है, और जब पेशेंस की कमी है तो हम युद्ध हार सकते हैं, वी विल लूज द बैटल। और इसलिए नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को उन्होंने वापस बुला लिया था, जिसके लिए बहुत क्रिटिसाइज भी किया गया था। तो हैव पेशेंस, पेशेंस होगा तभी हम सक्सीड कर पाएंगे। तो ये जो डिफरेंट राउंड्स में हम खेल रहे हैं ना, डिफरेंट राउंड्स में क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर रहे हैं, ये हमारे पेशेंस का टेस्ट है कि आप कितने पेशेंट रहते हैं। पेशेंस, प्रायोरिटाइजेशन, है ना। तो राउंड 2 में अब क्या है कि 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गया है। अब जब हम राउंड 1 में जो हमने 2 ऑप्शन एलिमिनेट किया है और राउंड 2 में जब आ रहे हैं, तो दिमाग को पूरी तरह से शांत रखना है, माइंड को ओपन रखना है, क्लोज माइंड से नहीं चलना है, ठीक है। चीज़ों को जोड़ना है, लिंक करना है। देखिए यूपीएससी में सवाल आ जाता है, अगर आप वीडियो देखेंगे तो किटकैट के रैपर पे कुछ बना हुआ है। जैसे एक सवाल आया था यूपीएससी में कि चांदीपुर बीच के बारे में, ठीक है। चांदीपुर उड़ीसा में एक बीच है, वहाँ पे समंदर जो है ना वो बहुत लगभग 15, 20, 50 किलोमीटर के आसपास रिसीड कर जाता है। तो ये किटकैट के रैपर पे था, किसी एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ था, और उस रैपर से सवाल पूछा गया था। तो ये माइंड अगर ओपन रहेगा ना तो हम ठीक से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे। पेशेंस इज द रोड टू विजडम। आप जितना शांत रहेंगे, आपका बुद्धिमान दिमाग जो है उतना ज़्यादा काम करेगा। पेशेंस आपको बैटल हारने से बचाएगा, पेशेंस आपके बुद्धिमानी को खोलेगा, आपके दिमाग को शांत करेगा, दिमाग को ओपन करेगा। तुक्का नहीं लगाना है, इंटरलिंकिंग करना है, विजडम यानी बुद्धिमानी का इस्तेमाल करना है, ठीक है। देखिए विजडम का जो चेन बनता है, पहले फैक्ट्स होता है, बहुत सारा फैक्ट, लाल है कोई चीज़, काला है, पीला है ना, ये फैक्ट है। बिहार एक राज्य है, ये फैक्ट है। फैक्ट को जोड़ते हैं, अलग अलग फैक्ट को, तो बनता है इन्फॉर्मेशन, ठीक है। कि बिहार, ठीक है, मैप में देख लिया लैंडलॉक्ड है, ये इन्फॉर्मेशन है। बहुत अलग अलग इन्फॉर्मेशंस को जब आप जोड़ेंगे ना तो वो बनेगा नॉलेज, है ना। नॉलेज क्या है कि भाई बिहार लैंडलॉक्ड है, बिहार नॉर्थ इंडिया में है, बिहार एग्रीकल्चर डिपेंडेंट स्टेट है, बिहार से माइग्रेशन बहुत आता है। तो ये जब नॉलेज आपको हो गया ना तो आपका विजडम यहाँ से डेवलप होगा, ठीक है। ढेर सारा नॉलेज को जब आप एक्यूमुलेट करेंगे तो ये बनेगा विजडम, बुद्धिमानी। आप समझ पाएंगे कि बिहार देश के पिछड़े राज्यों में से एक है। क्यों? क्योंकि लैंडलॉक्ड भी है, एग्रीकल्चर पे अभी तक डिपेंडेंट है, और लोग माइग्रेट कर रहे हैं। तो ये पूरा चेन बनता है फैक्ट से विजडम तक। हमें एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए ये चाहिए। सिर्फ ये नहीं, मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, फैक्ट और इन्फॉर्मेशन रटते रहते हैं। लेकिन बीपीएससी का जो पैटर्न चेंज हो रहा है, गेम अब यहाँ से शिफ्ट हो गया है नॉलेज और विजडम की तरफ। तो हमें उसी तरह से अपने आप को शिफ्ट कराना है, कहीं पे भी अटकना नहीं है, ठीक है। चाहे वो राउंड 1 हो चाहे राउंड 2 हो, अटकना नहीं है। 30-40 मिनट में गेम को ख़त्म कीजिए, ठीक है। तो 1 घंटे में आपने राउंड 1 किया, 30 मिनट में राउंड 2 किया, इसके बाद भी आपके पास 20 मिनट समय बचते हैं। अब चलेंगे हम राउंड 3 में। राउंड 3 में 10 से 15 से 20 क्वेश्चंस को फिर से देखेंगे, और उसमें से जितने क्वेश्चंस हो सकते हैं उसको करेंगे। और याद रहे ये सब कहाँ पे करना है, अपने ऑप्टिमम लेवल के अंदर। अगर आपका ऑप्टिमम लेवल 100 है और आप उसी तरह का पेपर है, टफ पेपर में आपने ये पहले डिसाइड कर लिया है कि टफ पेपर है तो आप कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो, मॉडरेट है तो कितना करते हो, और इजी है तो कितना करते हो। तो मान लीजिए टफ पेपर में आप 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, या मॉडरेट में आप 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, तो एग्जाम में क्वेश्चन मॉडरेट आ गया, ठीक है। राउंड 1 में आपको पता चल गया कि मॉडरेट है कि टफ है, तो लगभग आपको उतने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। अब ये डिफरेंट राउंड्स में अटेम्प्ट कीजिए, और इस लेवल को अचीव करने के बाद आप फिर सेफली छोड़ सकते हैं कि अब ज़रूरत नहीं है। अब एकदम से अगर कंफर्म है कुछ आ गया अचानक से याद, तो कीजिए उसको अटेम्प्ट, अदरवाइज उसको छोड़ दीजिए। तो यही था जो अभी नया पैटर्न चेंज हुआ है उसके हिसाब से ये एक स्ट्रैटेजी वीडियो था। अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ अलग अलग ग्रुप्स में डिफरेंट एस्पिरेंट्स के साथ इसको शेयर कीजिए। कमेंट करके ज़रूर बताइए कि क्या आपको ये फ़ायदेमंद लगा या नहीं लगा, ठीक है। और बीपीएससी बेसिक्स पे टाइम पे अभी बहुत सारे लो हैंगिंग फ्रूट्स, यानी कि जो जिसको कवर करने के बाद आप मिनिमम इनपुट में मैक्सिमम आउटपुट ले सकते हैं, ऐसे वीडियोस डाले जाएंगे। एंशिएंट मिडाइवल कवर किया गया है, करंट का भी चल रहा है, स्पीडी को एकदम अच्छे से फिल्टर करके कवर किया जा रहा है। तो प्लीज़ ये सब वीडियोज़ देखिए, अपने रिविज़न में उसको इस्तेमाल कीजिए। थैंक यू वेरी मच।